आपको बेटा पिक सेंड कर दिए. टुडे वी विल डू द क्वेश्चंस ऑफ फर्स्ट सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन which were asked in previous year, and then we will do questions on LC and LR circuit. ठीक है. First we will do the questions on self and mutual induction. चलो पहला क्वेश्चन सब रीड करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन जेई मेंस 2019 लेटेस्ट क्वेश्चन. ग्रुप में मैंने आपको बेटा पिक सेंड कर दिया है. आप लोग सब उस पिक को रेफर कर सकते हो और उस पिक में से क्वेश्चन देख सकते हो. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 सब रीड करेंगे. A transformer is consisting of 300 turns in a primary and 150 turns in the secondary. Now 2019 JEE Mains question from transformer. है ना. तो एक ट्रांसफार्मर हमें दिया हुआ है जिसमें 300 टर्न्स प्राइमरी कॉइल पे है ना, और सेकेंडरी कॉइल पे कितने टर्न्स है, मतलब प्राइमरी पे ज़्यादा है. प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके ज़्यादा है और सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स कम है. मीन्स ये कैसा ट्रांसफार्मर हो गया, आप बता सकते हैं कोई. सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स आपके कम है, प्राइमरी पे नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है. विच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर इट इज़. किस टाइप का ट्रांसफार्मर हो गया ये. क्वेश्चन सबको रिसीव हो गए बेटा फोन पे. यस वेरी गुड. है ना. तो ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है ट्रांसफार्मर पे, जो हमने क्लास में अभी अभी पढ़ा है. तो मेरे ख्याल से आपको पता होगा ट्रांसफार्मर के बारे में. ट्रांसफार्मर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज को या तो इंक्रीज करता है या तो डिक्रीज करता है. अभी इस ट्रांसफार्मर को देख के आप क्या कमेंट कर सकते हो, ये किस टाइप का ट्रांसफार्मर होगा. नंबर ऑफ टर्न्स को देख के ही हम कमेंट कर सकते हैं. हमें आउटपुट पावर भी दे रखा है. आउटपुट पावर हमें कितना मिल रहा है, विच इज 2.2 किलोवाट. इट इज गिवन. इफ द करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज 10 एम्पियर. सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना है, 10 एम्पियर. ठीक है. सेकेंडरी कॉइल में आपका करंट कितना दिया हुआ है, 10 एम्पियर. देन व्हाट इज द इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल. यू हैव टू फाइंड द इनपुट वोल्टेज एंड करंट इन द प्राइमरी कॉइल. प्राइमरी कॉइल में कितना करंट होगा. दिस इज द क्वेश्चन. ऑप्शंस आपको दे रखे. इंक्रीज करेगा नहीं बेटा. देखो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं. नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं. तो नंबर ऑफ टर्न्स डिक्रीज हो रहे हैं तो आपका वोल्टेज क्या होगा, ईएमएफ डिक्रीज करेगा बेटा. डिक्रीज करेगा तो इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बिकॉज number of turns on output side is less than the number of turns on input side. It will decrease the EMF. Hence this transformer is known as step down transformer. ठीक है.
तो कभी भी ट्रांसफार्मर का पता लगाना है तो आप नंबर ऑफ टर्न्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करोगे कि वेदर इट इज़ अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर और इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक है, चलो अब जल्दी से बताओ कि प्राइमरी कॉइल पे कितना वोल्टेज होगा और प्राइमरी कॉइल का करंट कितना होगा। ठीक है, हमें पावर भी पता है, हमें करंट भी पता है सेकेंडरी कॉइल में। हमें इक्वेशन भी पता है, ट्रांसफार्मर का इक्वेशन सबको पता है, E2/E1 इज इक्वल टू N2/N1 इज इक्वल टू I1/I2। जल्दी से बताओ सही है कि गलत। इट इज इक्वल टू K, दिस इज योर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, कुछ याद आ रहा है, और इट इज ऑल्सो नोन एज योर टर्न रेशियो। E2 कहाँ से पता चलेगा आपको, देखो पावर पता है, P2 पता है, P2 इज इक्वल टू V इंटू आई, E2 इंटू आई, यहाँ से E2 का वैल्यू पता चल जाएगा। यस और नो? चलो जल्दी से निकाल के बताओ कि प्राइमरी कॉइल में कितना करंट होगा और प्राइमरी कॉइल का वोल्टेज कितना होगा। ऑप्शंस आप सबके पास ऑलरेडी हैं, you can refer the option from the image। चलो फटाफट, बी क्विक। जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही होगा। ट्रांसफार्मर पे एक क्वेश्चन हमेशा आता है बेटा, हमेशा इन द सेंस 2019 में आया हुआ है, तो लेटेस्ट ट्रेंड को देखते हुए चले तो ट्रांसफार्मर काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी सिंपल भी है। इट इज़ वेरी सिंपल एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। मितेश सैनी इज सेइंग ऑप्शन नंबर ए, केशवी इज ऑल्सो सेइंग ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, करंट भी निकालो बेटा, खाली वोल्टेज नहीं निकालना है, वोल्टेज के साथ हमें करंट का वैल्यू भी फाइंड करना है ना। वोल्टेज इज 440 एंड करंट इज 5 एम्पियर। यस बेटा, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ए ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। वोल्टेज विल बी 440 volts। यूज द इक्वेशन, you know everything, you can use this equation, you can use this equation, these two equations are sufficient। you can identify the voltage in the primary coil which is V1, V1 मतलब E1, ठीक है, वोल्टेज मतलब E1, और करंट यहाँ से आप निकाल लोगे कितना आ जाएगा, 5 एम्पियर। ठीक है, क्लियर है, सबको समझ आया क्वेश्चन। जेई 2019 में पूछा गया बेटा, ट्रांसफार्मर देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। इट इज अ क्वेश्चन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? कम ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। Two coils P and Q are separated by some distance. When the current of 3 ampere flows in a coil P, the magnetic flux of 10 की power -3 Weber passes through Q, है ना, and no current is passed through the Q। चलो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। हमारे पास 2 कॉइल दी हुई है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी जेई का ही है, 2019 का ही है। पहला वाला क्वेश्चन जो था आपका 10 अप्रैल वाले शिफ्ट 1 का था। अब ये दूसरा क्वेश्चन है बेटा, ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है ना। जेई 2019 अप्रैल सेशन का ही है, बट आपका पेपर जैसे शिफ्ट में होता है ना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2, तो ये शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है, शिफ्ट 2 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, 2 कॉइल्स P एंड Q आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। हमारे पास 2 कॉइल्स है P और Q, तो 2 कॉइल्स आप सबसे पहले बना लो।
लेट्स से दिस इज़ योर पी कॉइल एंड दिस इज़ योर क्यू कॉइल, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, हमें नहीं पता कितना डिस्टेंस है. व्हेन अ करंट ऑफ 3 एम्पियर फ्लोज थ्रू कॉइल पी में कितना करंट फ्लो कर रहा है, 3 एम्पियर. तो इसमें आप 3 एम्पियर करंट शो कर दो. लेट्स से 3 एम्पियर करंट इज फ्लोइंग इन कॉइल पी, ठीक है. अ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ 10⁻³ वेबर पासिस थ्रू क्यू. अच्छा, यहाँ से जो इसकी फील्ड की वजह से जो इस कॉइल में फ्लक्स जनरेट हो रहा है क्यू वाली कॉइल में, वो कितना जनरेट हो रहा है, 10⁻³ वेबर, ठीक है. मतलब पी की फील्ड से जो क्यू में फ्लक्स जनरेट होगा कितना जनरेट हो रहा है, इट इज़ गिवन टू यू 10⁻³ वेबर. एंड नो करंट इज पास थ्रू क्यू, मतलब क्यू वाली कॉइल में कोई भी करंट हमने पास नहीं किया है, ठीक है. व्हेन नो करंट पासेस थ्रू पी एंड द करंट ऑफ 2 एम्पियर इज पासेस थ्रू क्यू, द फ्लक्स थ्रू पी विल बी. अच्छा, अब क्या किया, बिल्कुल रिवर्स सिचुएशन कर दिया. अब हमने क्या किया, क्यू में करंट को पास किया और पी में करंट को पास नहीं किया, ठीक है. व्हेन द करंट इज पास थ्रू क्यू, तो हमने क्यू में कितना करंट पास किया, क्यू में करंट हमने पास किया 2 एम्पियर, ठीक है. और इसकी वजह से जो इसकी फील्ड प्रोड्यूस हुई, इसकी वजह से पी में कितना फ्लक्स जनरेट होगा ये हमें पूछा गया. फ्लक्स इन पी विल बी व्हाट, ये हमें फ्लक्स इन क्यू गिवन है, ठीक है. क्वेश्चन इज लाइक दैट, ठीक है. रिवर्स कर दिया सिचुएशन को. अब क्यू वाली कॉइल में करंट को पास किया और पी वाली कॉइल में फ्लक्स हमें फाइंड करना है, ठीक है. बात समझ आ रही है? यस. ऑल ऑफ यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन? बेटा क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया. चलो जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ है. म्यूचुअल इंडक्शन का कंसेप्ट यहाँ पे इन्होंने आपसे पूछना चाहा है क्वेश्चन के थ्रू. और इस क्वेश्चन में अगर हम बड़े ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं, देखो पहले जो फ्लक्स क्रिएट होगा सेकेंड वाली कॉइल में फर्स्ट की वजह से होगा, है ना. सो आई कैन राइट हियर, बिकॉज इट इज़ अ म्यूचुअल इंडक्शन, so I can write phi q is equal to m p q, mutual induction between p and q, ठीक है, into current is given to you 3 ampere, flux is also given to you which is 10⁻³ weber, which is m p q into 3. We can write like this, phi is equal to mi, म्यूचुअल इंडक्शन. अब जब सेकेंड वाली कॉइल में करंट पास किया तो फ्लक्स किस में होगा बेटा, पी में होगा. और म्यूचुअल इंडक्शन किसकी वजह से होगा, सेकेंड वाली कॉइल की वजह से. तो आई विल राइट क्यू पी, एम क्यू पी इंटू करंट विल बी 2 एम्पियर. बट हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब भी म्यूचुअल इंडक्शन होता है तो ये जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, चाहे फर्स्ट कॉइल का सेकेंड की वजह से हो, चाहे सेकेंड कॉइल का फर्स्ट की वजह से हो, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है. वी नो दैट एम पी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू पी. एम पी क्यू इज इक्वल टू एम क्यू पी. याद है ना, वैसे लिखते थे M12 इज इक्वल टू M21. इसका मतलब ये होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम फर्स्ट वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को पास करेंगे और सेकेंड वाली कॉइल में कितना इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा. फिर हमने सेकेंड वाली कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को करंट को पास किया और फर्स्ट वाली कॉइल में कितना म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट हुआ. ये दोनों कोफिशिएंट्स आपके सेम होते हैं. तो यहाँ से आप एम पी क्यू का वैल्यू निकालो, उसको यहाँ पे सब्सटीट्यूट करो, you will get the value of flux.
गेटिंग इट? यस, जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट क्लियर हो गया। M12 इज इक्वल टू M21, ठीक है, ऑलवेज कीप इन माइंड, ठीक है। यहाँ से देख लो कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो, सेट 2 में ऑप्शन नंबर बी है ना, सबका आ रहा है बी ऑप्शन। यस, बी इज करेक्ट। 6.67 into 10⁻⁻4 Weber, you will get the flux in P coil 6.67 into 10⁻⁻4 Weber. Got it? Now come on to third question. बेटा सबको समझ तो आ रहा है ना? All of you are getting this? चलो थर्ड वाला क्वेश्चन रीड करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3. The total number of turns and the cross section area, again मेंस का क्वेश्चन है 2019 का, मेंस 2019। ये सारे 2019 के क्वेश्चन पहले हम सॉल्व कर रहे हैं जो लेटेस्ट पूछे गए एग्जाम में। The total number of turns and the cross section area in the solenoid is fixed, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ टर्न्स भी हमें दिया हुआ है सोलेनॉइड में और क्रॉस सेक्शन एरिया भी दिया हुआ है ना। नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड योर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है, area of cross section is also fixed. However, its length is varied by adjusting the separation between the windings. तो हमने क्या किया, इसकी लेंथ को चेंज करवाया। लेंथ इज योर वेरिएबल, लेंथ इज वेरिएबल, लेंथ इज नॉट फिक्स्ड। ओके, लेंथ इज चेंज by adjusting the separation between the windings. Then the inductance of the solenoid will be proportional to, है ना। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, सोलेनॉइड में जब करंट पास होता है तो इट इज़ द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेल्फ इंडक्शन होगा, मतलब जिस कॉइल में करंट पास हो रहा है उसी की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसी के एरिया को कट करती हुई जाएंगी, उसी के एरिया को कट करती हुई जाएंगी, तो सेम कॉइल में फ्लक्स क्रिएट होगा, दैट इज़ योर सेल्फ इंडक्शन। तो वही वो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि what is the inductance of the solenoid will be proportional to what, इंडक्टेंस जो होगा सोलेनॉइड का वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। सोलेनॉइड का इंडक्टेंस कैसे हम निकालते हैं बताओ। सोलेनॉइड के लिए इंडक्टेंस का वैल्यू क्या होता है, ऑलवेज गो फ्रॉम द बेसिक्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप पहले फ्लक्स निकालो, ठीक है, फाई इज इक्वल टू एल आई, है ना। फ्लक्स का वैल्यू यही होता है सेल्फ इंडक्शन में। और ईएमएफ का वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी बाई फैराडेज लॉ, ठीक है। ईएमएफ का वैल्यू हम यहाँ से निकालते हैं। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, सेल्फ इंडक्टेंस सोलेनॉइड का क्या होता है, अगर आपको याद होगा तो सेल्फ इंडक्टेंस का इक्वेशन कुछ इस तरीके का होता है, विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर इंटू एल। दिस इज द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड। where small n क्या होता था, which is number of turns per unit length. Small n is defined as your
नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कौन कौन से पैरामीटर फिक्स है वो देख लो। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फिक्स है ना, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा फिक्स है। और क्या फिक्स है? नंबर ऑफ टर्न्स भी फिक्स है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन होता है, आप देखो इधर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आपका फिक्स है, मतलब ये जो पाई आर स्क्वायर है ये आपका फिक्स्ड है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड, ऐसा क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ टर्न्स इज ऑल्सो फिक्स्ड। सो इसको हम इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेंगे, इट इज म्यू नॉट टाइम्स कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू म्यू नॉट टाइम कैपिटल एन स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर इंटू, you can write this as cross section area into L. This is the inductance of solenoid. अब देखो number of turns आपके fixed हैं, so this quantity is fixed, area of cross section is also fixed, mu naught is also constant, L से L cancel हो गया, तो आपका solenoid का inductance किसके proportional हो गया? It is inversely proportional to your length. It is inversely proportional to your length. So you can say that if you increase the length, then the self induction will decrease, and if you decrease the length, then self inductance will be increase if number of turns and area of cross section are fixed. अगर ये दो पैरामीटर को फिक्स कर दूंगा तो मेरा सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा? बेटा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ के। समझ आया? देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ से, है ना। इट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर लेंथ। वेरी गुड, सबने आंसर निकाल दिया। चलो, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। यस, मितेश हैज ऑल्सो गिवन आंसर एंड केशवी हैज ऑल्सो गिवन। चलो, मैं 3-4 बच्चे ही आंसर दे रहे, सबको देना बेटा। वंश दे रहा है, केशवी दे रही, मितेश दे रहा है, आदित्य, है ना। सबको आंसर करना है, कोशिश करो आंसर हमें करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, जेईई मेंस 2019, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, JEE Mains 2019. A copper wire is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral triangle. If the linear dimension of each side of frame is increased by the factor of 3, keeping the number of turns of the coil per unit length of the frame same, then the self inductance of the coil will be what? ठीक है, तो कॉपर वायर की विंडिंग की गई है एक वुडन फ्रेम पे, जो बिल्कुल इक्विलेटरल ट्राइंगल की तरह है ना। तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल सबसे पहले हम बना लेते हैं। और इस फ्रेम पे हमने कॉपर वायर की विंडिंग की हुई है, ठीक है, इस तरह से कॉपर की वायर की हमने विंडिंग की हुई है, ठीक है, बात समझ रहे हो। इस तरह से आपने कॉपर की वायर की विंडिंग की हुई है, ठीक है, एक वुडन फ्रेम पे। अब उसने क्या बोला है, if the linear dimension of each side is increased by a factor of 3, मतलब उसकी लेंथ में जो इंक्रीमेंट हो रहा है बेटा, मतलब अगर सपोज करो इसकी साइड ए है, इनिशियली इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए है,
तो फाइनली हमने इसकी लेंथ को इंक्रीज कर दिया और कुछ वुडन फ्रेम इस तरह का हमारा बन गया. इफ़ ईच डायमेंशन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, मतलब हर साइड आपकी 3a होगी. ठीक है. इफ ईच डायमेंशन इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 3, और इस पर भी विंडिंग आपने इस तरीके की है कॉपर के वायर की. ठीक है. तो हमें फाइंड क्या करना है, देखो क्वेश्चन रीड करो. इस तरह की आपने विंडिंग करी है. ठीक है. हमने साइड लेंथ को इंक्रीज कर दिया है ना, बाय अ फैक्टर ऑफ 3. देन कीपिंग द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ ऑफ द फ्रेम द सेम. अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने सेम रखे, मीन्स स्मॉल एन सेम है यहाँ पे. स्मॉल एन इज इक्वल टू एन अपॉन एल, विच इज कॉन्स्टेंट हियर फॉर बोथ दिस फ्रेम्स. ठीक है. इसके लिए भी सेम है और इसके लिए भी सेम है. स्मॉल n1 is equal to small n2, you can say. That is number of turns per unit length and number of turns per unit length. ठीक है, दोनों में सेम है. ठीक है. Then you have to find the self inductance of the coil. अब सेल्फ इंडक्शन पे कितना फ़र्क पड़ेगा, मतलब इसका सेल्फ इंडक्शन क्या होगा इस वाले सोलेनॉइड का. ये जो सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर बन रहा है इसमें, है ना, और इस वाले में सेल्फ इंडक्शन का क्या, कितना फैक्टर से इफेक्ट हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. ठीक है. कितने फैक्टर से आपका सेल्फ इंडक्टेंस इफेक्ट हो जाएगा. तो अभी अभी हमने देखा कि हमारा जो सेल्फ इंडक्शन होता है बेटा सोलेनॉइड का, सिंपल सा हमारा इक्वेशन है. देखो, सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्शन होता है उसका इक्वेशन हम सबको पता है. वी कैन डायरेक्टली अप्लाई दैट. पहले हम फर्स्ट केस के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है. फर्स्ट केस के लिए अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट केस के लिए सोलेनॉइड का इक्वेशन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर ए इंटू A1 इंटू एल. ठीक है. A1 इंटू एल. दिस विल बी योर साइड लेंथ. ठीक है. अब पहले वाले के लिए एरिया कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विल बी, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होगा इसका, ट्राइंगल ही होगा ना, है ना. ट्राइंगल का क्रॉस सेक्शन का एरिया कितना हो जाएगा, √3/4a². ठीक है. और सेकेंड वाले केस के लिए आपका जो सोलेनॉइड का इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, यस, सेकेंड वाले के लिए कितना हो जाएगा, सेकेंड वाले के लिए आपका एरिया कितना हो जाएगा, म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन विल बी √3 टाइम्स द साइड लेंथ विल बी 3a² अपॉन 4 इंटू लेंथ कितना हो जाएगा L. लेंथ सेम रहेगा क्या, कैलकुलेट करो इसको, कितने फैक्टर का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, फर्स्ट और सेकंड में कितने फैक्टर का डिफरेंस आ जाएगा. ऑप्शंस के हिसाब से चेक कर लो. इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 3 और डिक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 9√3, इंक्रीजेस बाय अ फैक्टर ऑफ 27,
कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन तो इंडक्टर का लेंगे ना, ट्राइंगल का क्यों कंसिडर किया? A copper wire is wound on a frame whose shape is that of an equilateral triangle. अच्छा, कॉपर वायर का शेप ही आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया हुआ है। देखो बेटा, बहुत सही क्वेश्चन किया है मितेश ने। कॉपर वायर का शेप आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में दिया है, समझ रहे हो? क्वेश्चन को थोड़ा सा हमने मिस इंटरप्रेट किया है। देखो इधर, कॉपर वायर का शेप ही हमें इक्विलेटरल ट्राइंगल के फॉर्म में दिया हुआ। फिर से एक बार रीड करोगे क्वेश्चन को ढंग से रीड करो एक बार। देखो, a copper wire is wound on a wooden frame whose shape is that of an equilateral triangle. If the linear dimension of each side of the frame is increased by a factor of 3, keeping the number of turns per unit length, then find the self inductance of the coil. अच्छा, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, नहीं फ्रेम तो बेटा ट्राइंगुलर ही दिया हुआ है। क्वेश्चन के हिसाब से जो फ्रेम है वो हमारा ट्राइंगुलर फ्रेम ही। आई हैव रीड अगेन क्वेश्चन। तो हमने फ्रेम लेंथ को ही 3 टाइम्स इंक्रीज किया, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। हमने फ्रेम के लेंथ को ही 3a किया, ठीक है। फ्रेम के लेंथ को ही हमने 3 टाइम्स इंक्रीज किया। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की अगर मैं बात करूं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो आपका है ना, पहले वाले केस में एक्चुअली जो विंडिंग की गई है इस वाले फ्रेम पे की गई है ना, विंडिंग की गई है इस फ्रेम पे की गई है। तो इस पूरी फ्रेम की वजह से जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा उसकी वजह से ही तो फ्लक्स क्रिएट होगा। अगर आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो बेटा, इसमें जो कॉइल में करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में जो करंट फ्लो करेगा, इस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, या तो वो इनटू द प्लेन होगी या तो वो आउट ऑफ द प्लेन होगी। अगर इनटू द प्लेन होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया को कट करती हुई जाएंगी ना, तो इसी वाले एरिया को कट करेंगी ना, तो फ्लक्स तो बेटा यहीं से प्रोड्यूस होगा। समझ आ रही है बात? फ्लक्स तो यहीं से जनरेट होगा ना। सेल्फ इंडक्शन जब होगा तो सेम एरिया को कट करेगी ना, सेम कॉइल में करंट फ्लो करेगा और वो सेम एरिया को कट करेगी, तो इसी एरिया को कट करेगी ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल के जिस एरिया को कट करेगी हम फ्लक्स में वही वाला एरिया तो कंसिडर करते हैं। जब आपने लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो ऑब्वियसली आपका एरिया भी इंक्रीज हो जाएगा। फिर इस कॉइल में जब आपका करंट फ्लो करेगा, इस कॉइल में जब करंट फ्लो करेगा तो इसकी वजह से जो फील्ड लाइंस होगी वो बड़े वाले एरिया को कट करेंगी। बात समझ आ रही है आपको? इसी को तो हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं कि खुद की कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है और खुद के एरिया को ही इंटरसेप्ट कर रहा है। उसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो सेम एरिया को इंटरसेक्ट कर रही, तभी तो फ्लक्स जनरेट होगा बेटा। तो क्रॉस सेक्शन एरिया, हम एरिया वो वाला लेते हैं हमेशा जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करती है ना, और वी ऑलवेज कंसिडर दैट एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जिस एरिया को कट करके जाती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे निकालो, क्वेश्चन तो हमने सही समझा था, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। देखो इधर,
अब आप क्या करोगे, इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालोगे, कितना होगा ये, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना हो जाएगा इसका, L इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर इंटू ए इंटू एल, ठीक है। वेर एरिया इज इक्वल टू योर एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज √3 टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन 4। सिमिलरली फिर आप सेकेंड वाले के लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालोगे विच इज म्यू नॉट टाइम्स एन स्क्वायर। देखो स्मॉल एन स्क्वायर दोनों के लिए कांस्टेंट है क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हमने फिक्स कर दिया, तो खाली एरिया में चेंज होगा, तो एरिया का वैल्यू हम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा ये L का वैल्यू क्या होगा, देखो L का वैल्यू कितना होगा, अगर मैं एक साइड पे देखूं तो एक साइड पे नंबर ऑफ टर्न्स सपोज करो NA है, ठीक है, N इंटू नंबर ऑफ टर्न्स इंटू A, ठीक है। तो तीन साइड पे आपके नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लेंथ विल बी, देखो एक साइड की लेंथ क्या होगी, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू A, ठीक है। तो तीन साइड के लिए आपका क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स A इंटू एन, 3 टाइम्स A इंटू एन। समझ आई आपको। तो यहां से देखो ये सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, सारे पैरामीटर कांस्टेंट है, तो वेरिएबल क्या है, खाली वेरिएबल खाली आपकी साइड लेंथ है। तो साइड लेंथ वेरिएबल होगी तो हम यहाँ से देख सकते हैं जो हमारा सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। देखो ए स्क्वायर तो हमें यहीं पे मिल गया एरिया से, और ए वाला फैक्टर यहाँ से आ गया, तो इट विल बी प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। तो जैसे ही आप साइड लेंथ को 3 टाइम्स ए करोगे तो आपका नया जो इंडक्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 टाइम्स ए का होल क्यूब हो जाएगा। इट विल बी प्रोपोर्शनल टू 3 टाइम्स ए का होल क्यूब, मीन्स 27 टाइम्स हो जाएगा। बात समझ आई आपको। सो नया जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस होगा इट विल बी 27 टाइम्स। क्लियर हुई बात ये। ठीक है। हाँ ये वाली जो लेंथ होती है ना बेटा, ये टोटल लेंथ होती है, ये टोटल लेंथ होती है आपकी 3a टाइम्स एन, है ना। तो यहाँ से ए क्यूब के प्रोपोर्शनल हमें मिल गया, सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होगा वो ए क्यूब के प्रोपोर्शनल होगा। तो जब आप साइड लेंथ 3a टाइम्स कर दोगे तो वो 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। सो इट विल इंक्रीज बाय 27 टाइम्स। सो ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सब लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, there are two long coaxial solenoids of same length. The inner and the outer coils have radius r1 and r2, and the number of turns per unit length is n1 and n2. The ratio of mutual inductance to the self inductance of the inner coil. अब आपके पास दो कॉइल्स हैं, ठीक है, दोनों कोएक्सियल हैं। Two long coaxial solenoids of same length, the inner and the outer coils, मतलब एक कॉइल आपकी छोटे रेडियस की है और दूसरी कॉइल आपके बड़े रेडियस की है। ठीक है, दोनों एक ही एक्सिस पे लाई कर रही हैं, दोनों का एक्सिस सेम है, बोथ आर कोएक्सियल कॉइल्स।
एक का रेडियस बड़ा है, एक का रेडियस छोटा है। इस तरह से दो कॉइल्स, ठीक है ना। इस तरह से आपको दो कॉइल्स दे रखी है। तो इनर वाली कॉइल का जो रेडियस है वो R1 है। इनर वाली कॉइल का रेडियस कितना है? R1। एंड आउटर वाली कॉइल का रेडियस आपको दे रखा है R2, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इज, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इट इज N1 and N2. Number of turns per unit length is also given, which is N1 and N2 for first coil as well as for second coil. Then the ratio of mutual inductance means M, mutual inductance to the self inductance of the inner coil, mutual inductance of inner coil and self inductance of inner coil. इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना। आपको क्वेश्चन समझ आ गया? इन दोनों का रेशियो हमें फाइंड करना है। ठीक है, मतलब ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन है जब आपका करंट, सेल्फ इंडक्टेंस तो तभी प्रोड्यूस होगा जब इनर कॉइल में भी करंट फ्लो कर रहा होगा, है ना। इनर कॉइल में करंट फ्लो कर रहा होगा और उसी की मैग्नेटिक फील्ड उसको कट करेगी, तब सेल्फ इंडक्टेंस प्रोड्यूस होगा इनर कॉइल में। और म्यूचुअल इंडक्टेंस इनर कॉइल में तब प्रोड्यूस होगा जब आउटर वाली कॉइल में भी करंट फ्लो कर रहा होगा, और आउटर वाली कॉइल का जब मैग्नेटिक फील्ड इनर वाली कॉइल के साथ लिंक करेगी तब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा, ठीक है। तो मतलब दोनों कॉइल्स में करंट फ्लो हो रहा है, तभी आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस भी आएगा और सेल्फ इंडक्टेंस भी आएगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस किसकी वजह से आएगा? आउटर कॉइल की वजह से। ये जो ब्लैक वाला कॉइल है इसकी वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस क्रिएट होगा, और सेल्फ इंडक्टेंस आपके रेड वाले कॉइल की वजह से क्रिएट होगा, खुद की वजह से, ठीक है। तो इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ दिस इंडक्टेंस? ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? चलो बताओ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? सेल्फ इंडक्टेंस इन इनर कॉइल, सेल्फ इंडक्टेंस इन इनर कॉइल विच इज म्यू नॉट टाइम्स N1 स्क्वायर पाई R1 स्क्वायर into L, and mutual inductance in inner coil will be mu naught times N1 N2 pi R1 square into L, ठीक है। अब दोनों का रेशियो ले लो, क्या आ रहा है? दोनों का रेशियो लोगे तो क्या बचेगा? M by L का रेशियो लेके देखो क्या बचेगा। N2 by N1, you can say that you will get N2 by N1. The ratio will be equal to N2 by N1. दोनों को डिवाइड कर लो, दोनों इक्वेशंस को, M by L, ठीक है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट, नहीं सॉरी, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, नॉट डी। N2 by N1 मिलेगा बेटा, नॉट N1 by N2। ऑप्शन सी विल बी करेक्ट।
ठीक है, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखो जेई मेंस में जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आ रहे हैं। अगर आपको इक्वेशंस पता है यू कैन डायरेक्टली पुट एंड शूट द आंसर। तो अगर आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, आपको इक्वेशंस का नॉलेज है, तो आप इजीली उस क्वेश्चन को टैकल कर लोगे। तो खाली आपको क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझने की ज़रूरत है ना। जितने भी क्वेश्चंस कराएं देखो म्यूचुअल इंडक्शन के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। चलो क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है सीधा जेई मेंस 2001 का क्वेश्चन है, मतलब 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है, वो भी स्क्रीनिंग में। स्क्रीनिंग का अलग से एग्ज़ाम होता था, उसमें पूछा गया। चलो 2000 के क्वेश्चन काफ़ी सिंपल होते हैं, एक बार इसको रीड करो, मे बी यू विल गेट आंसर ओरली। 2 circular coils can be arranged in any of the 3 situations। मतलब 3 सिचुएशन हमें दे रखी है। देखो पहली सिचुएशन में हमने कॉइल्स को इस तरीके से अरेंज किया हुआ है ना। 3 डिफरेंट सिचुएशन हमें दी हुई है। तो पेन क्यों नहीं चल रहा? 3 डिफरेंट सिचुएशंस हमें दी हुई है, ठीक है। See here, थ्री डिफरेंट सिचुएशंस आर गिवन। पहला अरेंजमेंट आपको इस तरीके का दिया हुआ है, दूसरा अरेंजमेंट आपको इस तरीके से दिया हुआ है, और तीसरा अरेंजमेंट हमें इस तरीके से दिया हुआ है। दिस इज सिचुएशन नंबर 1, सिचुएशन नंबर 2 एंड सिचुएशन नंबर 3, ठीक है। देन देयर म्यूचुअल इंडक्टेंस विल बी। तो अब हमें बताना है कि सबसे ज़्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस कौन से केस में होगा, फर्स्ट केस में, सेकेंड केस में कि थर्ड केस में। सबसे ज़्यादा जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा कौन से सिचुएशन में होगा, या फिर सब में सेम होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए आप देखोगे किसमें सबसे ज़्यादा फ्लक्स लिंक कर रहा है ना। सपोज करो हमारा फर्स्ट वाली कॉइल में करंट फ्लो करता है, तो पहली वाली कॉइल में करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है, तो इसका जो फ्लक्स होगा वो इस तरह से लिंक करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इस तरीके से लिंक करेगा। सेकेंड वाली कॉइल में भी करंट मान लो ऐसे फ्लो कर रहा है, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स देखो इसको क्रॉस कर ही नहीं पाएगा, एकदम इसके पैरेलल पास हो जा रहा है ना। और इस वाली कॉइल में भी करंट फ्लो करा के देखो, तो देखो यहाँ से फील्ड लाइंस इसको तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा है ना, इसको तो बिल्कुल भी टच नहीं कर रहा। तो सबसे ज़्यादा जो आपको फ्लक्स मिलेगा कहाँ पे मिलेगा, फर्स्ट वाले सिचुएशन। तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस आपको कहाँ पे मिलेगा, पहले वाले केस में मिलेगा, है ना। सो फर्स्ट केस विल बी योर आंसर, यू विल गेट द मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्शन इन दिस सिचुएशन। नाउ कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। A small square loop of wire of side length L. Question number 7, ठीक है। It is a question of mains 1998। 1998 के क्वेश्चंस भी देख लो जब आप पैदा नहीं हुए थे। A small square loop of wire, एक स्क्वायर लूप दिया हुआ है हमको वायर का, जिसका साइड लेंथ है L के बराबर। ऑफ साइड लेंथ L is placed inside a large square loop of wire of side length capital L। अच्छा,
मतलब एक बड़ा सा स्क्वायर लूप भी है हमारे पास, ठीक है। इसका साइड लेंथ है कैपिटल एल। बड़े के अंदर एक छोटा सा लूप रखा है हम, दिस इज कैपिटल एल, ठीक है। द लूप्स आर कोप्लेनर एंड देयर सेंटर्स कोइंसाइड, दोनों का सेंटर कोइंसाइड कर रहा है एंड दोनों लूप्स जो है एक ही प्लेन में, बोथ द लूप्स आर लाइंग इन द सेम प्लेन। देन द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द सिस्टम, mutual inductance of the system is proportional to what, that we have to find। mutual inductance किसके proportional होगा? गुड क्वेश्चन। म्यूचुअल इंडक्टेंस कब होगा, मतलब अगर एक कॉइल में करंट फ्लो करेगा और उसकी मैग्नेटिक फील्ड दूसरे कॉइल को कट करके जाएगी। जैसे कि सपोज करो पहली वाली कॉइल में आपका करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से, ठीक है। फर्स्ट वाली कॉइल में आपका करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो इस कॉइल को कट करती हुई जाएगी, है ना। जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इस एरिया को कट करेगी, तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन प्रोड्यूस होगा, है ना। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? म्यूचुअल इंडक्टेंस का जो कोफिशिएंट होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा? मतलब करंट आपने इसमें फ्लो करवाया और फ्लक्स हम इसमें कैलकुलेट करेंगे सेकेंड वाली कॉइल में। तो इस वाली कॉइल को मैं नाम 1 दे देता हूँ, लेट से ये वाली कॉइल को नाम 2 दे देता हूँ। सो यू हैव टू कैलकुलेट फ्लक्स इन सेकेंड कॉइल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट कॉइल विच इज इक्वल टू M21 इंटू आई, ठीक है। करंट आपका इसमें आई सपोज करो फ्लो कर, तो ये M21 जो है ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो फ्लक्स क्या होगा देखो, पहले वाले स्क्वायर लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कितनी प्रोड्यूस होगी? इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा बताओ? ये स्ट्रेट वायर है ना, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, ऑलरेडी वी हैव स्टडीड दिस। यस, बात समझ आ रही है आपको? बेटा अगर हमारे पास कोई फाइनाइट वायर है और इसकी वजह से हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है किसी पॉइंट पे जिसका डिस्टेंस r है, तो बताओ इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? सपोज दिस एंगल इज योर θ1 एंड दिस एंगल इज योर θ2। तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? वेरी सॉरी, याद करो, इस पॉइंट पे आपका मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, फाइनाइट वायर की वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। रिलेशन भी भूल गए क्या लगता है मेरे को?
यस, मेरे को लगता है मैग्नेटिज्म आप भूल चुके हो। मैग्नेटिज्म के रिलेशन किसी को भी नहीं याद है, एक भी बच्चा नहीं बता रहा। भाई फाइनाइट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती थी वो कितनी प्रोड्यूस होती थी? इनफाइनाइट वायर की तो अभी मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। ऐसे काम नहीं चलेगा, ठीक है। पिछले चैप्टर आपके बहुत अच्छे से रिवाइज होने चाहिए। कितना टाइम हमने स्पेंड किया उस पर। देखो सेंटर से जो एंगल बनता था तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती थी? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। कुछ याद आ रहा है कि भूल चुके हो? म्यू नॉट आई अपॉन 4πr साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। याद आ गया? अच्छा, बताने के बाद याद आ गया। अब देखो इधर, इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी पहले वाली कॉइल की वजह से, तो हमें तो एक वायर की वजह से नहीं निकालनी, हमें चारों वायर की वजह से निकालनी, ठीक है। चारों वायर्स की वजह से मैग्नेटिक फील्ड हमें निकालनी है। तो एक वायर की वजह से आप पहले निकालो सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है ना। ये डिस्टेंस आपका कितना हो जाएगा? L/2। तो पहले इस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, कितना आएगा। फिर चारों वायर्स की वजह से निकालो, तो हमें टोटल मैग्नेटिक फील्ड पता चलेगा कितना आएगा। फिर वो मैग्नेटिक फील्ड हमारा फ्लक्स हमें देगा, दैट इज BA cos थीटा। उस मैग्नेटिक फील्ड से हमें क्या मिलेगा? फ्लक्स मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल, एरिया ऑफ सेकेंड कॉइल। कितना एरिया उसका कट होगा? वो सेकेंड कॉइल का एरिया कट होगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये वाली कॉइल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, टोटल कितनी प्रोड्यूस हो जाएगी? निकाल के देखो। अब ये निकालना पड़ेगा आपको बेटा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर हमें नहीं याद है चीज़ें तो हमें थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा। यू विल गेट मैग्नेटिक फील्ड विल बी म्यू नॉट टाइम्स I अपॉन 4π। R कितना होगा? कैपिटल L अपॉन 2 इंटू साइन 45 विच इज़ 1/√2 प्लस 1/√2। साइन 45 इज 1/√2 ना, तो 2/√2 मतलब √2 हो जाए, ठीक है। एंड इसको 4 टाइम से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको चारों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। अच्छा, हमें मेन चीज़ ये जानना था कि मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रही है इट इज़ प्रपोर्शनल टू I/L। अगर आप ध्यान से देखो, ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, म्यू नॉट इज कांस्टेंट हियर, 4π इज कांस्टेंट हियर, √2 इज कांस्टेंट, 4 इज कांस्टेंट। सो ये किसके प्रोपोर्शनल आ रहा है? I/L के प्रोपोर्शनल आ रहा है, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है सेकेंड कॉइल की वजह से, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू I/L। सो यू कैन इजीली राइट, एक कांस्टेंट को हम K लिख सकते हैं ना, कुछ भी। अभी कांस्टेंट से हमें थोड़ी मतलब है, हमें तो ये फाइंड करना है कि किसके प्रोपोर्शनल है। हमें कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं पूछ रहे हो, तो ये सारे कांस्टेंट को आप K लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ I/L, where K is this your constant, म्यू नॉट अपॉन 4π इंटू √2 इंटू 4 अपॉन 2। ये जितना भी कांस्टेंट पार्ट है वो सब मैंने K में कंसिडर कर लिया। अब इसकी वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, है ना, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा
वो छोटे वाले एरिया में होगा। छोटे वाले एरिया को जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगी तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। छोटे वाले एरिया को जब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कट करेगी तभी तो म्यूचुअल इंडक्शन होगा। तो देखो, तो आपका फ्लक्स कितना हो जाएगा यहाँ से, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स विल बी बी ए कॉस थीटा फाई इज इक्वल टू बी हमने निकाल लिया के टाइम्स आई बाई एल into area is of smaller loop which is small l square into cos 0। so यहाँ पे आपको फ्लक्स का वैल्यू मिल जाएगा and we know that flux is equal to mi for mutual induction, your phi is equal to mi। ठीक है, so m21 का वैल्यू हमें यहाँ से पता चल जाएगा is equal to k times small l square upon capital L। so देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर जाएगा, देखो जरा। small l square upon capital L, the mutual induction is proportional to, mutual inductance is proportional to small l square upon capital L। Are you getting this? Yes, option number B will be correct। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाए, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे जेई मेंस के सारे क्वेश्चंस हो गए ऑलमोस्ट। और अब आ जाओ टॉपिक नंबर 4 पे, एलआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाओ। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन नंबर 1, एलआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। एलआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2009 का क्वेश्चन है, जेई मेंस 2009, एलआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। LR circuit and LC oscillation। Question number 1, mains 2019। Read the question. Consider the LR circuit as shown in the figure. If the switch is closed at t equal to 0, t equal to 0 पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया, then find the amount of charge that passes through the battery at t equal to 0 and at t equal to L by R। क्वेश्चन सबको समझ आया? यस, हमारे पास एक LR सर्किट गिवन जिसमें एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है। इट इज़ कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ EMF E एंड इट इज़ कनेक्टेड टू वन स्विच। ठीक है, अब जैसे ही हम स्विच को क्लोज करेंगे, है ना बेटा, जैसे ही हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज करेंगे तो इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। ये सर्किट में आपका करंट फ्लो होना शुरू हो जाए। तो हमें पूछा गया है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ करंट पासेस थ्रू द बैटरी बिटवीन t equal to 0 and t equal to L by R, between t equal to 0 and t is equal to L by R। मतलब इस दौरान कितना हमारी बैटरी से जो आपका चार्ज है वो पास हो जाएगा, इस टाइम इंटरवल में कितना चार्ज हमारा पास हो जाएगा। तो LR सर्किट का इक्वेशन हम सबको पता होना चाहिए। LR सर्किट का इक्वेशन आपका क्या होता है? वी हैव वन एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। अगर आपको पता हो तो हमने क्लास में डिराइव भी किया था इसको।
किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगा के हमने इस इक्वेशन को क्लास में डिराइव किया था, इफ़ यू रिमेंबर दैट, विच इज आई इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी. This is the equation for LR circuit. We have derived this equation in class by applying Kirchhoff voltage law. Very important equation. Got it? हाँ, बहुत important equation. तो अब इस equation का use करके आप बताओगे t इक्वल टू 0 पे और फिर t इक्वल टू L बाई आर पे, है ना. करंट को आप क्या लिख सकते हो? You can write current as dq by dt. This is your instantaneous current and this is your peak current. तो instantaneous current को हम क्या लिख सकते हैं? dq by dt, है ना. So you can easily find the value of dq here. यहाँ से आपको dq का वैल्यू देखो पता चल जाएगा बेटा. dq का वैल्यू यहाँ से कितना हो जाएगा? इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा. देखो dq का वैल्यू यहाँ से कितना होगा? dq विल बी आई नॉट टाइम्स 1 माइनस ई की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी इंटू डी टी. ठीक है. So the Q charge passes through the battery from time 0 to L by R, है ना. अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे, you have to integrate this. टोटल चार्ज हमें निकालना है, कितना चार्ज पास होगा ये हमें फाइंड करना है. तो इसको हम इंटीग्रेट करेंगे फ्रॉम टाइम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू L by R. You have to integrate this equation. चलो तो इसको इंटीग्रेट करो और देखो क्या आंसर आ रहा है. अब इंटीग्रेशन का काम आपका है. इट इज़ द पाथ ऑफ मैथमेटिक्स. इंटीग्रेशन इज़ द पार्ट ऑफ योर मैथमेटिक्स. जल्दी से इंटीग्रेट करके बताओ कि यहाँ पे चार्ज का वैल्यू कितना होगा. व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस चार्ज? ऑल ऑफ यू विल डू द इंटीग्रेशन. इसको इंटीग्रेट करो. एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सिंपल, और एक तो कांस्टेंट फंक्शन है. दोनों का इंटीग्रेशन काफ़ी सिंपल है. Do the integration, all of you. Yes, done. Which option is matching? मितेश का आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी. बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? जल्दी करें. केशवी राणा ऑप्शन नंबर बी
एनीबडी एल्स? वंश दलाल, वर्षिल, लक्ष्य, आदित्य, दर्शनिका, नंदिनी, भावना, ब्रुत। बेटा सबको सॉल्व करना है, सिर्फ 3-4 बच्चे आंसर देते हैं, है ना? आप लोगों को भी आंसर देना है। चलो बी ऑप्शन सबका आ गया। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। अ कॉइल ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस which is 10 millihenry and a resistance of 0.1 ohm is connected to a switch to a battery of internal resistance 0.9 ohm. After the switch is closed, the time taken for the current to attain the 80% of the saturation value, मतलब 80% saturation value को attain करने में कितना टाइम लगेगा? हाँ, अब यहाँ पे देखो इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस दिया हुआ है, बैटरी नहीं दी हुई, तो इसको देख के ही हमें समझ जाना चाहिए कि इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, जहां पे आपको बैटरी नहीं दी हो, खाली एलआर सर्किट दिया हो। क्वेश्चन नंबर 2 रीड करो। देखो मेंस में पूछा गया क्वेश्चन 2019, इट इज द क्वेश्चन ऑफ डिस्चार्जिंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 रीड करोगे सब। ठीक है, तो यहाँ पे खाली हमें एलआर सर्किट दिया हुआ है, बैटरी नहीं दे रखी है, तो मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड है वो सारी एनर्जी इंडक्टर में स्टोर्ड है। और जैसे ही आप सर्किट को कनेक्ट करोगे तो वो करंट धीरे धीरे आपका डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, मतलब एनर्जी आपकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाएगी। तो डिस्चार्जिंग का इक्वेशन क्या होता था हमारा? डिस्चार्जिंग है चार्जिंग। क्वेश्चन पहले एक बार देख लो। आफ्टर द स्विच इज क्लोज्ड, अच्छा स्विच दिया हुआ है हमको, देन इट इज नॉट डिस्चार्जिंग। हाँ, मुझे लगा स्विच नहीं दिया हुआ है, स्विच के बाद की कंडीशन नहीं पूछी हमसे, स्विच इज ऑलरेडी गिवन टू यू। ठीक है, स्विच हमें ऑलरेडी गिवन है, क्लियर है? देखो बेटा स्विच हमें दिया हुआ है तो बैटरी भी हमें दी हुई है। ठीक है, आफ्टर द स्विच इज कोल्ड द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेंड द 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू। इंडक्टेंस कितना दिया हुआ है? 10 मिली हेनरी एंड रेजिस्टेंस इज गिवन टू यू 0.1 ओम। ठीक है, इज कनेक्टेड टू अ स्विच टू अ बैटरी ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस 0.9 ओम। अच्छा, इस बैटरी का भी कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.9 ओम। ठीक है, आफ्टर द स्विच इज क्लोज द टाइम टेकन फॉर द करंट टू अटेन द 80% ऑफ द सैचुरेशन वैल्यू। सो अगेन आप पहले इक्वेशन लिखो करंट का, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई की पावर I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ए की पावर माइनस आर बाई एल इंटू टी। दिस इज द वैल्यू ऑफ करंट। तो 80% रीच होने में कितना टाइम लगेगा? तो मतलब आपका जो ये उस इंस्टेंट पे हमें बात करनी है जब आपकी ये करंट 80% ऑफ पीक वैल्यू पहुंच जाएगी। सैचुरेशन करंट आपकी ये है। ठीक है, तो व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज इक्वल टू 80% मीन्स 80 अपॉन 100 ऑफ आई नॉट।
और यू कैन से 0.8 I नॉट, है ना. व्हेन I इज इक्वल टू 0.8 I नॉट, तो हमें टाइम का वैल्यू फाइंड करना है. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, मतलब इतना करंट पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, है ना. तो सिंपली आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में वैल्यू. यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन. ठीक है, यू हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज इन दिस इक्वेशन. देखो बेटा, यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.8 I नॉट विच इज इक्वल टू I नॉट 1 माइनस e की पावर माइनस R/L इंटू टी. अब आपका नेट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो 0.9 ओम प्लस 0.1 ओम विच इज इक्वल टू 1 ओम. तो नेट रेजिस्टेंस आपका 1 ओम हो जाएगा. और इंडक्टेंस आपको दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, मीन्स 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 हेनरी. ऑल द डेटा इज़ गिवन टू यू. I नॉट से I नॉट कैंसिल हो जाएगा. यहाँ से आपको t का वैल्यू पता चल जाएगा. जल्दी से फाइंड करके बताओ कितना टाइम लगेगा. यस, मितेश ने देखो आंसर भी निकाल दिया, 0.016 सेकेंड्स. वेरी गुड बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर विल बी 0.016 सेकेंड. सब लोग निकालेंगे, इसको सॉल्व करोगे तो इतने टाइम में आपका करंट का वैल्यू 80% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू रीच कर जाएगा. इतने कम टाइम में. देखो, इट विल टेक जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, उससे भी कम. 0.016 सेकेंड्स में आपका जो करंट का वैल्यू है वो 80% ऑफ सैचुरेशन वैल्यू रीच कर जाएगा. ठीक है, मतलब पहले आपका जो करंट है बहुत जल्दी से इंक्रीज होता है और फिर धीरे धीरे इंक्रीज होता है. ठीक है, पहले जो करंट का वैल्यू है बहुत तेज़ी से इंक्रीज होता है और फिर उसका स्पीड थोड़ा कम हो जाता है. बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 3 भी है. LR सर्किट पे ये अगेन बैटरी लगी हुई है. अब आप देखो इसमें क्या पूछा हुआ है. क्वेश्चन नंबर 3. सर अब बस करो, चलो चलो यहाँ से फिर हम कल कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 से. ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू. विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास. मेरे को लगता है बाकी बच्चे सो गए क्या.